हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। देखिए बच्चों, आज हम आपको जो 11th की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको, जिसमें मैंने कल आपको अणुभार निकालना सिखाया था और हमारा चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो केमिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं। आज हम देखिए, आपको जब कल आपने अणुभार निकालना सीख लिया तो आज हम आपको क्या करेंगे बताना, तुल्यांकी भार ज्ञात करना। ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुल्यांकी भार ज्ञात करना। अभी हम जैसे आपको सीधा सीधा कह दें H2SO4 होता है, तो H2SO4 का अणुभार जो होता है वो 98 होता है और इसकी अम्लीय क्षारीयता जो होती है 2 होती है। और अगर आप इसको कैंसिल कर दीजिए तो इसका तुल्यांकी भार क्या आ जाता है, 49 आ जाया किया करता है। अब ये H2SO4 का जो तुल्यांकी भार है वो किस तरीके से 49 आया, ये आप भी हल कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ऑक्जेलिक एसिड जो हुआ करता है, अगर आप इसका निकालते हो तो ऑक्जेलिक एसिड जो हुआ करता है इसका आपको मिलता है 63, 126/2 जो होता है तो ये 63 आ जाया किया करता है। तो ये जो होता है NaOH होता है, NaOH का किस तरीके से होता है 40/1, तो इसका 40 हो जाया किया करता है। ये कितनी आसानी से आप निकालना सीख ले रहे हैं, यही आज हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो आई होप इस लेक्चर को आप विधिवत तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। और अगर चैनल्स पर नए हो तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां पर आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो हम देर नहीं किया करते हैं, सबसे पहले देखिए हम आपको जो ये तुल्यांकी भार निकालना सिखाएंगे भैया किसी भी, तो हम ये जानते हैं कि कोई कंपाउंड या तो एसिड हो सकता है, या तो आपका बेस हो सकता है, या तो क्या हो सकता है आपका वो सॉल्ट हो सकता है। तो जब हम अम्ल जानते रहते हैं तो अम्ल का पहले अब आपको तुल्यांकी भार निकालना सिखाते हैं। देखिए एकदम सीधा सीधा है कि अगर तुल्यांकी भार आपको निकालना है तो आप उस यौगिक का अणुभार निकाल डालिए। अगर अम्ल है तो किसी अम्ल के अणुभार में उसकी क्षारीयता से भाग देने पर जो प्राप्त संख्या होती है वही उस अम्ल का क्या हुआ करती है, तुल्यांकी भार हुआ करती है। बात समझ में आ गई? किसी अम्ल के अणुभार में अणुभार कैसे निकाला जाता है कल के लेक्चर में हमने आपको बता रखा है। आप उस चीज को वहां से देखिए और जब पर डे क्लास अटेंड करोगे तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। किसी भी अम्ल के अणुभार में उसकी क्षारीयता से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही उस अम्ल का क्या कहलाती है, तुल्यांकी भार कहलाती है। तो यहाँ पे हम तुल्यांकी भार ज्ञात करना में नंबर 1 ए लिख रहे हैं, अम्ल का तुल्यांकी भार ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। तुल्यांकी भार किसका हम निकालने जा रहे हैं भैया, एसिड का। तो मैंने आपको बताया क्या कि किसी भी अम्ल के अणुभार में उसकी अगर हम क्षारीयता से भाग दे देते हैं तो जो प्राप्त संख्या होती है वही उस अम्ल का क्या कहलाती है, तुल्यांकी भार कहलाया किया करती है। तो देखिए यहाँ इसकी डिफिनेशन पहले समझिए, किसी एकदम समझ के छोड़िएगा आप लोग, अम्ल के ध्यान देंगे अणुभार या मोलर द्रव्यमान मैंने कल निकालना सिखाया है आपको। अणुभार में उसकी क्षारीयता से, किसकी क्षारीयता से, अम्ल की, जान लीजिएगा। अब क्षारीयता क्या है इसकी भी चर्चा भी हम करेंगे, आपको जान लीजिएगा। अणुभार के बारे में मैंने कल बता दिया था, आज आपको पहले क्षारीयता बताएंगे तभी निकालना सिखाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको एकदम जीरो से हीरो बनाने का हमारा पूरा प्रयास होता है। किसी अम्ल के अणुभार में उसकी क्षारीयता से, ध्यान दीजिएगा, भाग देने पर, क्षारीयता से उसको हम भाग दे देंगे, उसमें क्षारीयता से भाग देने पर प्राप्त संख्या, क्या प्राप्त संख्या ही, अब आपको समझ में आ गया सबको ना, प्राप्त संख्या ही उस अम्ल की या उस अम्ल का क्या कहलाता है भैया, तुल्यांकी भार कहलाता है। यही है इसका मतलब, तुल्यांकी भार कहलाता है। आज आपको हम जो बातें बता रहे हैं, अगर जो बच्चे सुन रहे हैं हमारी बात को, वो इस चीज को ध्यान दें कि अगर आपको
केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल वाली पोर्शन को हल करना चाहिए, आना है आपको। तो आपको एकदम जीरो से चलिए, जैसे अणुभार निकालना सीखिए, तुल्यांकी भार निकालना सीखिए, तभी तो आप बिलियन वाली सवाल लगा पाएंगे। जो आपकी नॉर्मलता और मोलरता पे आधारित सवालें हैं वो आप लगा सकते हैं, और वो 12th की केमिस्ट्री में भी है, ये भी जान लीजिए। अगर आप देखना चाहें तो जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे 12th की केमिस्ट्री में बिलियन नाम का एक चैप्टर है, वहाँ पे बिलियन के शुरुआत के 5, 6, 7 लेक्चर तक, आप 8-10 लेक्चर तक बड़े आराम से देख सकते हो। वो 11th की केमिस्ट्री में भी है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे तब समझ में आएगा। और मैं आपसे कहता भी हूँ, अगर पढ़ा रहा हूँ अच्छा लग रहा हो तो कमेंट तो जरूर किया करो आप सब लोग। अब उसके बाद भैया क्या करते हैं, इतनी चीज तो समझ में आ गई, एकदम सीधा सीधा यार कि अणुभार निकाल लेंगे, उसकी क्षारीयता लिख लेंगे और उसे उठा के भाग दे देंगे, उसका अणुभार तुल्यांकी भार आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फार्मूला अम्ल का, अगर हम फार्मूला लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, तुल्यांकी भार। अम्ल का क्या लिखेंगे भैया, तुल्यांकी भार बराबर क्या लिखेंगे आप बताइए, अम्ल का अणुभार, क्या लिखेंगे आप लोग, अम्ल का अणुभार, और बटे उसकी क्या कर देंगे, क्षारीयता। बस इतना चीज, ये तो एक फार्मूला है, ये बात दिमाग में रख लीजिए। कोई अम्ल है, उसका हम तुल्यांकी भार निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस अम्ल का क्या निकाल डालेंगे, अणुभार, और अणुभार में उठा करके उसकी क्षारीयता से भाग दे देंगे, और जब क्षारीयता से भाग देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वही उस अम्ल का क्या हो जाती है, तुल्यांकी भार हो जाती है। अब हम यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि आपको एक चीज और बता देते हैं कि क्षारीयता क्या चीज होती है, बेसिसिटी, नहीं तो आपके लिए यही समझ में आता है कि क्षारीयता है क्या चीज, तो इसीलिए मैं आपको क्षारीयता भी बता रहा हूँ। तो क्षारीयता की बात अगर आप करोगे तो क्या करोगे भैया, क्षारीयता का मतलब होता है, आप लोग हाई स्कूल में अम्ल और क्षार पढ़े हो वहां पे, तो क्षारीयता का मतलब होता है कि किसी अम्ल द्वारा विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ही उसकी क्या कहलाती है, क्षारीयता कहलाती है। मतलब कोई अम्ल जो हुआ करता है वो जितना हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, जब उसको जलीय विलयन में घोला जाता है तो वही उसकी क्या कहलाया किया करती है, क्षारीयता कहलाती है। इतनी चीज तो सबको क्लियर ही हो गई होगी कि किसी अम्ल के अणुभार में उसकी हम किससे भाग देंगे, क्षारीयता से। भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही उस अम्ल का तुल्यांकी भार कहलाता है। और अगली चीज मैंने बताया क्या कि अम्ल के तुल्यांकी भार में क्या करते हैं, उसकी क्षारीयता से भाग दे देते हैं, और जब क्षारीयता से भाग देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वही उस अम्ल का तुल्यांकी भार कहलाती है। और फिर हमने बताया कि आपकी क्षारीयता क्या होती है, तो क्षारीयता का मतलब आपको मैंने सीधा सीधा बता दिया कि कोई अम्ल है उसके द्वारा जितना विस्थापनीय क्या हुआ करता है, हाइड्रोजन होता है, वही उसकी संख्या कहलाती है। तो यहां पे इसको भी हम लिख रहे हैं, किसी अम्ल द्वारा विस्थापनीय, क्या मैं बता भैया, विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, किसी अम्ल द्वारा विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को ही, एकदम साफ साफ लिखेंगे, जान लीजिएगा, नोट्स आप बनाइए, को ही उस अम्ल की संख्या को ही उस अम्ल की क्षारीयता कहते हैं। उस अम्ल की क्या कहते हैं, क्षारीयता कहते हैं। किसी अम्ल द्वारा विस्थापनीय सब्स्टिट्यूएंट, जो हाइड्रोजन एटम होता है उसी हाइड्रोजन एटम की जो संख्या हुआ करती है वही उस अम्ल की क्या कहलाती है, क्षारीयता कहलाती है। अब जैसे मैंने कहा HCl है, एक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर इसको आप घोलते हैं तो ये H+ और Cl- में टूट जाता है, इसीलिए इसकी जो क्षारीयता होती है वो 1 होती है। कितनी होती है, 1। अब यहां आप लिख सकते हो क्षारीयता बराबर कितना लिख सकते हो भैया, 1 लिख सकते हो। अगर आप H2SO4 लिखते हो तो H2SO4 जब टूटता है पूर्ण रूप में तो ये टूटता है 2H+ SO4 - 2, तो इसकी जो क्षारीयता हुआ करती है वो आपकी कितनी हुआ करती है, 2 हुआ करती है। तो ऐसे ही सारे जितने भी एसिड्स हैं सबकी क्या हुआ करती है, क्षारीयता हुआ करती है। ये चीज आप लोग दिमाग में बैठा लिया करिए। अब और अगर आप लिखना चाहते हैं तो और आपको बता दे रहा हूं, ये तो हो गया मान लीजिए, ठीक है।
अब अगर आपको टेबल के थ्रू जानना चाहते हो तो टेबल भी आपको दे रहा हूं, आप बढ़िया से समझ सकते हो, जान लीजिएगा। चलिए टेबल दे रहा हूं। टेबल में कैसे करना है आपको, देखिए टेबल में एकदम समझ के चलिए विधिवत तरीके से। बस अगर आप टेबल में लिखना चाहते हो, जैसे लिख दिया मैंने यहां पे अम्ल, फिर इधर मैंने लिख दिया अभिक्रिया। अभिक्रिया वाला कॉलम थोड़ा बड़ा रखिएगा, ये वाला भी छोटा और ये थोड़ा बड़ा सा, और इधर मैंने लिख दिया क्षार लिखा, 3 कॉलम कर दिया। ओके, अम्ल और फिर ये अभिक्रिया और फिर लास्ट में क्षारिता। अब इसे दो तो मैंने लिखा, ये HCl, HCl जब टूटता है तो ये H किसमें टूटता है, H प्लस, और किसमें टूटेगा, Cl माइनस में। तो ये हो जाएगा आपका, अब ऐसे अगर चाहो तो इस फिर से एक बार लिखना पड़ेगा, चलिए लिख दे रहा हूं, HCl, फिर ये ब्रेक डाउन होगा तो H प्लस और Cl माइनस में, और यहां पे हो जाएगा 1, क्योंकि यही तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। जो विस्थापनीय या सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन की संख्या होती है वही उसकी क्षारीयता कहलाती है। अब इसके बाद दूसरा जैसे मैंने लिखा ही था, अब मैं एक और ले रहा हूं, CH3COOH। ये CH3COOH किसका फार्मूला है, एसिटिक एसिड का। किसका है ये, एसिटिक एसिड का। तो अगर इसको आप ऐसे लिखते हो CH3COOH, तो ये टूटता किस में है जानते हो, CH3COO माइनस और ये प्लस H प्लस में टूटता है, तो इसकी भी क्षारीयता 1 आती है। ऐसे आपका हुआ करता है नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये टूटता है जब नाइट्रिक एसिड, जान लीजिएगा, तो ये बनाता क्या है H प्लस और ये आपका नाइट्रेट है, तो इसकी भी 1 होती है। ज्यादा करके केसेस में अब जैसे ऑक्जेलिक एसिड होता है, CH3COOH, CH3COOH ये है, इंटू 2H2O भी होता है, लेकिन जब रिएक्शन लिखते हैं तो 2H2O नहीं लिखते। अब जब ये टूटता है COOH, तो जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटता है, तो यहाँ हो जाता है COO माइनस, COO माइनस, और ये हो जाता है 2H। अब बच्चे सोचते हैं H2O का डिकम्पोजिशन इसमें नहीं ऐड किया जाता, क्योंकि H2O तो एक अलग पार्ट होता है, ये सब मॉलिक्यूल में होता है, काफी जो जलीय मॉलिक्यूल होते हैं उसमें जल के क्रिस्टल दिखा दिए जाते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट होता है तो उसमें 10H2O होता है, ये सब। तो जब ये टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो यही देखिए अब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया आपका। ऐसे आपके और हुआ करते हैं। अब आप और देख सकते हो, जैसे H3PO4 होता है, फास्फोरस का एक एसिड है ये, तो जब ये H3PO4 टूटेगा तो किसमें टूटता है जानते हो, ये आपका टूटता है 3H और PO4 माइनस 3 में टूटता है। तो इस तरीके से सब ये ब्रेक डाउन किया करते हैं। आपका कार्बोनिक एसिड हुआ करता है, तो कार्बोनिक एसिड जो होता है उसका सूत्र होता है H2CO3, तो ये जब H2 है और ये फिर CO3 है, जब ये टूटेगा तो ये टूटेगा 2H और प्लस CO3 माइनस 2 में टूटता है। तो इस कॉलम को हमारा बताने का सीधा सा मकसद क्या था, इस कॉलम का देखो इसमें 3 हाइड्रोजन, यहाँ क्षारीयता 3 हो जाएगी और यहाँ पे 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगी 2। इस कॉलम को हमारा सीधा सा बताने का मकसद ये था कि आपको अब जो क्षारीयता वाली समस्या है वो क्षारीयता वाली समस्या न रह जाए कि आपको क्षारीयता निकालना नहीं आता है। इसीलिए मैंने इस कॉलम को क्या किया, आपको बताने का प्रयास किया कि आप बढ़िया तरीके से इस कॉलम को क्या कीजिए, पुटअप कीजिए। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा एकदम, जान लीजिए। कोई भी अगर आपको ये क्षारीयता है, यहाँ पे आप चाहे हेड लिख सकते हो, अम्लों की क्षारीयता, तो आपको मैंने क्षारीयता निकालना भी सिखा दिया। कल के लेक्चर में हमने क्या बताया था आपको, अनुभार निकालना भी सिखा दिया था। तो एकदम सीधा सीधा, अब देखिए जितना भी लिखा हूं सब अम्ल ही है, ऐसा नहीं कि मैंने कोई सॉल्ट लिखा है, मैंने कोई बेस लिखा है, सब जितने भी हैं सब एसिड हैं। तो मैंने तरीका क्या बता दिया कि कोई भी एसिड है उसकी क्षारीयता में भाग दे दीजिए और भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त हो जाएगी वही उसकी क्या कहलाया किया करती है, तुल्यांक की भार कहलाया किया करती है। तो मैं अब यहाँ से तो आपको सारा चीज मैंने दे दिया है, अब केवल आपको क्या करना है, खाना बना के सब कुछ रख दिया मैंने, केवल आपको पुट करके क्या करना है, निकालना है। तो मैं एक एक का आपको करके क्या कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले उनका बताऊंगा जिसे मैंने आपको क्या किया था लेक्चर के शुरुआत में दिया था। तो ये सब तरीके हैं, आप यहां से हल कर सकते हो। चलिए तो आइए अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मैं एक उदाहरण लेता हूं, उदाहरण के तौर पे चलिए।
आइए देखिए थोड़ा सा, अब ऐसे उदाहरण मैंने आपको सबसे पहले ऐसे दिया रहेगा H2SO4। अभी तो यहाँ एकदम उसी तरीके से लग रहा है, लेकिन जब न्यूमेरिकल लगता है ना तो ये सब हवा होता है और इससे आसान कोई चीज होती भी नहीं है, ये भी चीज ध्यान दीजिए। अगर आप लोग सोचते हो कि ऐसा आसान होता है तो जैसे एक क्वेश्चन मैं लिया करता हूं, देखिए कौन सा क्वेश्चन है। पहला, H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करें, ऐसे बात से क्वेश्चन दिए। अभी सरल एकदम कर रहे हैं। H2SO4 का क्या ज्ञात कीजिए आप, तुल्यांकी भार। अब आप जब H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे आप, हमारी बात को समझिए। सबसे पहले आप कुछ मत किया करो, इस H2SO4 का पहले रिएक्शन लिख डालो, क्योंकि जानते हो ये अम्ल है तो इसके तुल्यांकी भार के निकालने के लिए हमको इसका अणुभार चाहिए और दूसरी चीज क्षारीयता चाहिए। तो हम क्या करें, पहले इसकी क्षारीयता ही निकाल डालें। तो H2SO4 की जो क्षारीयता होती है मैंने अभी बताया, H2SO4 की क्षारीयता कितनी थी, 2 थी। कितनी थी, 2। और फिर आप H2SO4 का क्या निकाल डालिए, अणुभार। अणुभार मैंने निकालना सिखाया हुआ है, कैसे निकालते हैं। अब आप देखिए, यहां लिखोगे H2SO4। अब हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 1 गुणे 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। सल्फर का 32 होता है और 1 ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 गुणे 4 हो जाएगा। और ये 2 और ये प्लस 32 और ये 64 और ये हो जाएगा आपका 98 आ गया इसका। बस कार्यक्रम समाप्त है। आपने अणुभार भी निकाल लिया और आपने क्या निकाल लिया, क्षारीयता भी निकाल लिया। और जब अणुभार और क्षारीयता निकल के आ गई तो अब आप फार्मूला लिखें। क्या लिखें, H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर, H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर H2SO4 का अणुभार, ओके, और अपान क्या हो जाएगा, H2SO4 की क्षारीयता। खत्म है एकदम भाई जी। अब यहां पे क्या हो जाएगा, H2SO4, कुछ लोग इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं तो EQ लिख देते हैं, तो यहां हो जाएगा 98/2। तो EQ H2SO4 का EQ मतलब तुल्यांकी भार कितना हो गया आपको, 2। सॉरी 2 कहां से मिलेगा, 49 आएगा। कितना आएगा, बस यही एक छोटी सी प्यारी सी पेशकश थी आप लोगों के साथ। इसको आप जरूर देखिए और अगर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट, लाइक और आप लोग बच्चों के बीच में से शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी इस क्लास का क्या कर सकें, अध्ययन कर सकें। अभी तो एकदम सिंपल सा था, मैंने देखी एकदम सीधा सा बताया ना कि पहले आप क्षारीयता जानते ही हो, 2 होती है, टेबल में देख सकते हो, वहां के झांक लीजिएगा। और H2SO4 का 98 होता है और उसके बाद फिर बढ़िया आराम से इसको क्या कर लीजिएगा, आप बना लीजिएगा और हल करके देख लीजिएगा, यही आपको देखने को मिलेगा। अब मैं एक आपको कंपाउंड और बता रहा हूं, उसका आप निकाल के बताने का प्रयास कीजिए। और एक चीज मैंने जैसे कल आपको जो होमवर्क दिया था उसका तुल्यांक अणुभार निकालने के लिए, आप लोग उसको निकाल करके अगर निकाल लिए हो तो जरूर किया जाएगा, ये जान लीजिए। अब जैसे मैं एक ले रहा हूं दूसरा कंपाउंड, उसका नाम है COOH और इंटू 2H2O। ये क्या है आपका ऑक्जेलिक एसिड, तो यहां पे आप लिख सकते हो ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ऑलरेडी लाइक से ज्ञात करें। ऑक्जेलिक अम्ल का क्या ज्ञात करें, तुल्यांकी भार ज्ञात करें। इतना चीज समझ में आ गया सबको। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज कुछ नहीं करना है, पहले इसकी क्षारीयता निकाल डालो। तो ऑक्जेलिक एसिड की क्षारीयता जब निकालते हो COOH, तो ये टूटता जब है, मैंने टूटने वाला भी क्वेश्चन बताया, COO माइनस, यहां COO माइनस होगा और ये 2H, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल की
क्षारीयता बराबर 2। अब आप अणुभार निकाल डालिए, एकदम स्पीड से चलिए, सब कुछ चीजें हैं नहीं अभी। तो ऑक्जेलिक अम्ल का आप क्या निकालेंगे, अणुभार। कल मैंने निकालना सिखाया था, कैसे निकालोगे, C2O4H2, सबको एक साथ लिख दिया, C2O4 फिर H2, 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन लिख दिया, फिर इंटू 2H2। ओके, अब कार्बन का होता है 12 तो 12 गुणे 2, ऑक्सीजन का होता है 16 तो 16 गुणे 4, और ये प्लस 2 इंटू फिर यहाँ 2 और ये 2 और ये प्लस 16। ओके, अब आप हल कीजिए तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, ये 24, और ये 16 चौका कितना हो जाएगा 64, और ये प्लस 2 और ये 8 2 16 2 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा, ये 36। अब आप ऐड कर लीजिएगा, आपको 126 मिल जाएगा। तो इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये बातें मैंने आज आपको सिखाया और ये बातें हमने क्या किया था, कल आपको बताया था। इसीलिए सारी बातें एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जा रही है कि आप विधिवत तरीके से समझ लीजिए। इस टॉपिक से आप क्या निकालना सीखे, तुल्य क्षारीयता निकाले। तो आप जब क्षारीयता निकाल लिए तो उसके बाद आप अणुभार निकाल लीजिए। अणुभार निकालना मैंने सिखाई दिया, 126 हुआ करता है। तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो, यहाँ से हल कर सकते हो इसको। अब क्या करिएगा, आप लोग इधर आ जाइएगा, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे आप लोग क्या, ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर, ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा तब ज्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा नहीं लग रहा है उधर मेरे को। इधर ऑक्जेलिक एसिड का तुल्यांकी भार बराबर ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार बटे क्षारीयता। ओके, ये तो जानते ही हो फार्मूला कि अम्ल के अणुभार में उसकी क्षारीयता से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही उस अम्ल की क्या कहलाती है, क्षारीयता कहलाती है। तो जब आप यहाँ पे रखोगे तो इसका हुआ करता है, कितना जानते हो आप लोग, हो गया अभी 126 निकाले ही आप, तो 126 और ये कितना है 2, तो आपका आ गया कितना 63, यही इसका आंसर। और तुल्यांकी भार एक इसका कोई यूनिट नहीं होती है, ये भी आप चीज ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से आप, क्योंकि इसमें एक संख्या आ गई, तो संख्या की कोई यूनिट तो होती नहीं है, इसीलिए इसकी कोई यूनिट भी नहीं रहे, तो सोचो कि कोई इसकी यूनिट होती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, देखिए मैंने 2 जो अच्छे एसिड थे आपके, उन दोनों एसिड का हमने क्या कर दिया, आपको यहाँ से बताने का पूरा क्या किया, प्रयास किया। अब आप इसी तरीके से और निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक और आपको निकाल के बता दे रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कैसे क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। बाकी अब इतने शेष बच रहे हैं, उन सब का आप लोग अपने प्रयास कीजिएगा निकालने का खुद से, तो आपको अच्छा लगेगा, तो मजा आएगा, डाल लीजिए। अब ऐसे मैंने तीसरा लिखा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो अब कुछ बच्चे तो ऐसे भी कैटेगरी के आ गए हैं कि अब उनको हल करना ही नहीं पड़ेगा। 1 और 35, 35.5, एक 36.5, और क्षारीयता एक होती है, भाग दे दीजिए, 36.5 आ गया। आंसर समाप्त यहीं से ही। जिनको अगर आ रहा है वो स्पीड बना लिए हैं अपनी और बातों को ध्यान से समझ रहे हैं, तो वो ऐसे ही कर सकते हैं। नहीं तो आप चलिए कीजिए, यह Cl है, इसको ब्रेक करोगे राजू तो टूटेगा, तो H प्लस और Cl माइनस में, तो अब तो इसकी क्षारीयता कितनी आ गई आपकी, HCl की क्षारीयता तो आ गई 1। अब क्या निकालोगे, HCl का क्या निकालोगे, अणुभार, और जब HCl का आप अणुभार निकालोगे तो कितना आएगा, HCl, तो इसका हो गया 1, और मैंने कल बताया था क्लोरीन का याद रखना 35.5 होता है। अब आप 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 36.5। अणुभार भी निकल गया, क्षारीयता भी निकल गई, तो अब क्या करना है, HCl का क्या लिखना है आपको, तुल्यांकी भार,
HCl का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, HCl का क्या हो गया आपका अणुभार और बटे क्या हो जाएगी HCl की क्या हो जाएगी क्षारीयता, क्या हो जाएगी क्षारीयता। और अब आप भाग दे दीजिए 36.5 और भागे 1, तो ये हो गया आपका 36.5 किसका HCl का क्या निकल के आ गया तुल्यांकी भार। बस ऐसे ही आपको क्या करना है हल करना है। अब आप नीचे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6860134650 ये है, और आप लोग अगर बढ़िया तरीके से इसको लिख रहे हो, जो होमवर्क हम दे रहे हैं उसको अगर आप इंटरेस्ट लेकर के कर रहे हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और उस होमवर्क को सेंड कर सकते हो, ताकि हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लें और फिर रिस्पॉन्स आपको मिलता रहेगा। आपको निकालना है CH3COOH का, इसका निकालिएगा आप लोग ST का, आप लोग निकालिएगा HNO3 का नाइट्रिक एसिड का, आप लोग निकालिएगा किसका उसका EH3PO4 का फास्फोरिक एसिड, तो तीनों का निकालिएगा, निकाल करके कमेंट कीजिएगा बढ़िया तरीके से। तो आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज किया करते हैं। आपके रिस्पांस, आपके कमेंट और आपके लाइक से ही हम लोगों की क्लासें आगे मिलेंगी आपको। तो आप लोग बढ़िया तरीके से खुश रहें और मस्त तरीके से नोट्स इसकी बनाते रहें, ताकि आप लोग को धीरे धीरे क्लास प्रोवाइड करती जाए। थैंक यू, धन्यवाद।